डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी शॉ है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का रहने वाला हूँ। यहाँ के एक शहर सैन फ्रांसिस्को के एक अनाथ आश्रम में मैं रहता हूँ। मेरी उम्र जल्द ही 18 साल की होने वाली है और उसके बाद मुझे इस अनाथ आश्रम से छुट्टी मिल जाएगी और उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी खुद ही जीनी होगी। मुझे अब तक कोई परिवार अपना नहीं पाया। जब मैं 12 साल का था तो मेरे माता पिता की मौत हो गई थी। उसके बाद से मेरे चाचा जी भी मुझे पाल सकते थे, लेकिन उनका काम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो हमेशा से कुंवारे ही रहे, उन्होंने शादी नहीं की। वो एक जादूगर हैं और देश और दुनिया घूमते रहते हैं। वो जानते थे वो मेरा ख्याल नहीं रख सकते, फिर भी वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वो जिस भी देश जाते मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आते। अच्छी अच्छी चीज़ें और इस अनाथ आश्रम में किसी के पास वैसी चीज़ें नहीं होती। मैं शुरू से ऐसे शौक़ रखता था कि अपनी हर चीज़ को शेयर करूं। यहाँ पर रहने वाले जितने भी बच्चे थे, मैं अपनी चीज़ें हर किसी को खेलने के लिए देता। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, मेरे लिए फ़िक्र की बात भी होती गई कि मैं 18 साल का होने वाला हूँ। मेरे चाचा जी ने कहा था, जब तुम 18 साल के हो जाओगे मेरे साथ ही आ जाना, तुम्हें भी जादूगरी सिखा दूंगा। हम दोनों बड़े जादूगर बनेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे एक ऐसे मोड़ पर लाकर रख देगी जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। वो मैसाचुसेट्स में अपने पुश्तैनी घर के पास ही एक शो कर रहे थे, जहां पर दिल का दौरा पड़ने के कारण मेरे चाचा जी की मौत हो गई। और मेरी बदकिस्मती देखो, ये मेरा 18वां जन्मदिन था। मेरे होश उड़ चुके थे। मैंने सोचा था आज से नई जिंदगी की शुरुआत होगी, लेकिन अब लगने लगा था मेरी जिंदगी बदल जाएगी। पूरा भार मेरे कंधों पर आ जाएगा और मुझे बाहर की जिंदगी में खुद ही जीना पड़ेगा। मैं सोचा करता था चाचा जी के साथ पूरी दुनिया घूमूंगा, लेकिन हमारी किस्मत हमें इस तरह से पटकती है कि सोच बदल देती है। वहां उस कब्रिस्तान में चाचा जी की लाश को उस ताबूत में रखते हुए जमीन में दफनाया जा रहा था और मेरी आंखों में आंसू ही आंसू थे। मेरा जन्मदिन इतना बर्बाद हो चुका था, मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी थी। मेरी सोच में कुछ नहीं आ रहा था। उन्हें उस मिट्टी में दफना दिया गया था और बारिश भी थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। ठंड का माहौल बन रहा था, लेकिन मैं उस कब्रिस्तान से दूर नहीं जाना चाहता था। बार बार आंखें मलते हुए मैं ये सोच रहा था कि चाचा जी शायद मुझे बेवकूफ़ बना रहे होंगे। अब उठ जाएंगे, क्योंकि मौत का सामना तो वो पहले भी कर चुके हैं। वो ऐसे जादू दिखाया करते जिसमें वो पानी की टंकी में फंस जाते और जादू की तरह ही बाहर निकल आते। किसी को पता नहीं चलता वो ऐसे जादू कैसे दिखाते थे। वो हमेशा मुझे कहते कि इसके पीछे एक ट्रिक होती है, अगर ट्रिक पता चल जाए तो आप पूरा राज जान सकते हैं। मैं जानता था ये ट्रिक है और आज उनकी सच में मौत हो गई है। मौत से कोई बच नहीं पाता और मेरे चाचा जी की वो कब्र, बारिश में भी मैं वहां पर खड़ा था और उसे देखे जा रहा था। मैं आगे क्या करूंगा मुझे नहीं पता था। मुझे यहाँ किसी किराए के मकान पर रहना होगा या कोई ऐसी जगह पर रहना होगा जहां मेरे साथ बदसलूकी होगी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि चाचा जी ने वो वसीयत मेरे नाम कर रखी थी। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन हमारा पुश्तैनी घर मेरे नाम हो चुका था। इसी के साथ वसीयत में मुझे एक किताब दी गई थी, खाली पन्नों की किताब। मेरे चाचा जी हमेशा कहा करते, एक पुश्तैनी किताब है जो हमेशा से जब भी कोई 18 साल का होता है उसे दे दी जाती है। मैं हमेशा से उसे पढ़ना चाहता था, लेकिन चाचा जी कहते 18 साल के हो जाओ तब तुम्हें वो किताब मिलेगी। आज वसीयत में मेरे हाथ में वो किताब थमा दी गई थी।
उसमें एक लॉक लगा था और बटन दबाने पर वो लॉक खुल जाता, लेकिन अपने चाचा जी की कब्र के सामने उस किताब को खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और ये आंसू कब उस बारिश में मिल रहे थे मुझे पता नहीं चल रहा था। मेरे कपड़े भीग चुके थे। 1 घंटे तक मैं वहां खड़ा रहा। वहां उनके जितने भी जान पहचान वाले थे, हर कोई मुझसे कहकर गया, बारिश में खड़े मत हो जाओ, हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए आ जाओ। मैं किसी के पास जाना नहीं चाहता था। किसके पास जाता? कुछ दिनों के लिए हर किसी के पास रहता और उसे परेशानी होने लगती और वो मुझे बाद में निकाल ही देगा, तो मुझे खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। मैं उस पुश्तैनी घर की तरफ निकल पड़ा था जो यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर वाल्टा शहर में था। ये एक छोटा सा शहर है जहाँ पर ज़्यादातर घर हैं, कुछ छोटे मोटे बिजनेस हैं, कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं, लेकिन फिर भी इसका इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना है। वाल्टा में वो छोटा सा घर होगा जहाँ पर मुझे रहना होगा। वसीयत में वो घर मुझे मिला था, ये किताब मुझे मिली थी और $5000। इस 5000 के सहारे शायद मैं 1 महीना तो निकाल ही सकूं। किसी तरह से उसके बाद कोई काम ढूंढूंगा। घर तो मेरे नाम हो गया है। जिंदगी में कभी घर नहीं था मेरा, पहली बार घर मिला है। मैं उस घर को मन में सोच रहा था कैसा होगा, क्या मैं वहां पर रह पाऊंगा। उस घर के आगे खड़ा होकर मेरे होश उड़ गए थे। इतना बड़ा घर था जो मेरे नाम हो चुका था। आखिर इतना बड़ा घर हमारा पुश्तैनी है और मुझे कभी बताया ही नहीं गया। इसीलिए चाचा जी इस घर की कभी तस्वीर दिखाया नहीं करते थे। जैसे ही मैंने वो सामने वाला दरवाज़ा खोला, अंदर से ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा था। फर्नीचर पड़ा था, बेड पड़े थे, वहाँ पर हर सामान था जो एक घर में चाहिए। वहाँ एक बक्सा पड़ा था जिसमें वो खाना पड़ा था जो कई सालों तक चल सकता है। एक तरफ बड़े से मर्तबान में काफ़ी सारे चावल पड़े थे, बहुत सारी ब्रेड पड़ी थी। यहाँ कुछ पैसे भी अलग अलग ड्रॉअर में छिपाए गए थे। कहीं से कभी $10 मिल जाते तो कहीं से $50। मुझे लग रहा था शायद चाचा जी ने इस तरह से रखे होंगे कि जब भी मैं इस घर में आऊँगा मुझे कभी ना कभी सरप्राइज मिलते ही रहें। फिर से आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब मुझे इस घर में ही रहना होगा। शाम के 6 बज चुके थे। मैंने वो बड़े दरवाजे की कुंडी लगा दी थी। इस घर के बाहर जो 4 दीवारी थी वो भी काफ़ी दूर तक थी। ये पूरा इलाका मेरा ही है। इतने में तो लगभग 20 से 30 घर आ जाते हैं कैलिफोर्निया में जहाँ से मैं आया था, लेकिन यहाँ पर ये पूरा इलाका ही मेरा था। पास में कई सारी चीज़ें बनी हुई थी। छोटे छोटे टूटे फूटे घर भी दूर वाले उस इलाके में थे जो यहाँ से नज़र आ रहे थे, वो भी मेरे ही थे। लेकिन मैं इस बड़े घर में ही रहूँगा। यहाँ लाइट जलाने के बाद मुझे कई कमरे नज़र आए। एक गली बिल्कुल घर के सामने से दिख रही थी और वहाँ दोनों तरफ दरवाजे लगे हुए थे। ये 5 दरवाजे थे और उनका मोटा सा ताला था जिसकी चाबी मेरे पास नहीं थी। और ये घर का डिज़ाइन भी बड़ा अजीब सा। आखिर ये गली बनाने की किसी को ज़रूरत क्या रही होगी? ऐसे दरवाजे, ऐसे कमरे बनाने की ज़रूरत क्या रही होगी जब बाहर ही 5 और कमरे मौजूद हैं। वो खुले थे। किसी में बेड रखा गया था तो किसी में अलमारी रखी गई थी। बहुत ही सुंदर कमरे थे। फिर भी मन में जिज्ञासा थी, आखिर इन 5 कमरों में क्या है। उसके बाद मैं दूसरी मंजिल पर जाकर देखने लगा। ऊपर भी वैसी ही गली, उसी गली के ऊपर एक और गली बनाई गई थी और वहां भी 5 कमरे थे जिनके दरवाजों पर मोटे मोटे अलग अलग तरह के ताले लगे हुए थे। कुछ का आकार डरावना भूत जैसा तो एक का ताला एक बड़े से तरबूज जैसा। यहाँ अजीब अजीब ताले लगाए गए थे, लेकिन ऊपर भी 4 कमरे थे जो खुले थे। वहाँ बहुत सारे बेड पड़े थे। मैं वहाँ भी सो सकता हूँ। लगभग 9 कमरे खुले हुए थे और 10 कमरे थे जो बंद थे। उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैं उसके बाद बेडरूम में चला गया। उस बड़ी सी किताब को खोलने लगा। आखिर उसमें क्या बताया गया है? क्या हमारे पूर्वजों की सारी जानकारी उसमें होगी? ज़रूर ही मुझे वो दिया गया है। चाचा जी कहा करते, शॉ फैमिली काफ़ी पुरानी है, हमने बहुत झंडे गाड़े हैं। इस इलाके में हमारा बहुत ज़्यादा रुतबा हुआ करता था, हमारी पहचान काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन उसके बाद सब दूर दूर चले गए और इस घर को छोड़ दिया गया। तुम्हारे माता पिता यहाँ पर रहना बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्हें काम कैलिफोर्निया में मिल गया था, इसलिए वो वहाँ पर रहने लगे थे। तुम भी वहाँ रहते थे।
लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद तुम्हें उस अनाथ आश्रम में रहना पड़ा और मैं जादूगरी दिखाने के लिए अलग अलग देशों में घूमता रहा। मेरे चाचा जी ने यह सब बताया था और उस डायरी को खोलने के बाद मैं जानना चाहता था अपने पूर्वजों का इतिहास। उस किताब को खोलते ही मेरे होश उड़ गए। खाली पन्ने थे उसमें, पूरी किताब सिर्फ खाली पन्नों की, कुछ नहीं लिखा था वहां। कैसी किताब है? बाहर से बड़ी डरावनी लग रही थी। बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में बाहर बहुत कुछ लिखा हुआ था और उस भाषा को मैं पहचान नहीं पा रहा था, जबकि अंदर तो खाली पन्ने। ऐसी किताब मुझे वसीयत में क्यों दी गई जिसके खाली पन्नों को देख देख कर मैं हमेशा चौंकता रहूंगा? क्यों दी गई ये सोचता रहूंगा और सारी उम्र निकाल दूंगा। मैं उस किताब को एक तरफ फेंक कर बेड पर लेट गया था और मुझे गुस्सा था अपने चाचा जी पर। क्या मुझे झूठी कहानियां सुनाई गई? क्या मुझे वो किस्से, जादूगिरी के किस्से झूठे सुनाया करते थे? इस किताब में हमारा इतिहास है, वो झूठ बताया करते थे। इस घर की जानकारी मुझे दी ही नहीं थी और अब वसीयत में मुझे ये घर मिला है। पहले मुझे बताया क्यों नहीं गया? मन में बहुत सारे सवाल थे। उस बेड पर लेटा जैसे मैं अपनी शख्सियत को पहचानने की कोशिश कर रहा था। शॉ फैमिली का आखिरी वारिस। मैं भी एक दिन यहीं पर खत्म हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता उस अनाथ आश्रम के बाहर कैसे रहा जाता है, काम किया जाता है। क्या यहाँ पर मैं अपना घर चला पाऊंगा, जिंदगी गुजार पाऊंगा? इतने बड़े घर के ज़्यादा खर्च होंगे, क्या मैं वो दे पाऊंगा? मैं नहीं जानता था और उस रात 11 बजे तक मन में ख्याल आते रहे और 11 बजे अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं वो बड़े से बेडरूम में लेटा हुआ था और ये आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई चल रहा है। यहाँ लकड़ी का फर्श है और वहाँ पर अगर आप हल्के कदमों पर भी चलेंगे तो वो आवाज़ आएगी। ऐसा लग रहा था कोई दबे पांव आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एक पल के लिए मैं डर गया था। मैंने अपने कमरे की उस कुंडी को लगा लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं नहीं चाहता था जो भी बाहर है वो अंदर आ जाए। मैंने हर खिड़की को चेक नहीं किया था। हो सकता है कोई चोर इस घर में घुस आया हो और यहाँ पर डरने की ज़रूरत है। मुझे किसी से लड़ना नहीं आता। मैं जब भी किसी कमज़ोर लड़के से भी लड़ता था, पिटाई ही खाता था। तो मैं हमेशा से डरपोक ही रहा हूँ। मैं अपने कमरे में दुबका हुआ था और दूसरे कमरे से आवाज़ें आए जा रही थीं। मैं बाहर नहीं निकल सकता था। कभी कभी लगता किसी भारी वजन वाला आदमी वहाँ पर चल रहा है। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती। एक बार तो वो आवाज़ मेरे कमरे के बाहर से आई थी, जैसे कोई उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया था। उसकी परछाई नीचे से दिख नहीं रही थी, जैसे वो मौजूद ही ना हो, लेकिन वो आवाज़ किसी के चलने की ही थी। मैं रात के 1 बजे तक वो आवाज़ सुनता रहा था और डरता रहा था। मैं इस कमरे से बाहर भी नहीं निकल सकता था। मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ है, कोई जानवर ही तो नहीं। मैं इंतज़ार करता रहा और लगभग 3 बजे के करीब वो आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो चुकी थी और तभी मेरी आंख लग गई। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली और अभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी। जैसे ही रात का ख्याल आया कि यहाँ पर मेरे साथ हुआ क्या है, मैं एकदम से चौंक गया था। उस घर को इधर उधर देख रहा था, क्योंकि पहले तो दिमाग ने काम ही नहीं किया कि मैं अनाथ आश्रम से बाहर कहाँ पर हूँ। धीरे धीरे याद आना शुरू हुआ, मेरे चाचा जी चल बसे हैं और ये घर वसीयत में मुझे मिला है। जैसे जैसे हर याद मेरे दिमाग में आती गई, मैं मायूस होता गया। मैंने डरते डरते उस दरवाजे को खोला, बाहर झांका और यहाँ रोशनदानों से घर में इतनी ज़्यादा रोशनी थी कि डरने की ज़रूरत थी ही नहीं। दिन के वक्त तो यहाँ पर रोशनी अच्छी आ जाती है, चलो डरता नहीं। मैंने जल्दी से वो बड़ा दरवाज़ा खोला, घर के बाहर आ गया। यह 4 दीवारी भी काफ़ी दूर तक थी और लोहे का गेट घर से बहुत ज़्यादा दूर था, जिसे खोलने के बाद मैं अपने घर के इलाके से बाहर निकल पाता और उस सड़क तक पहुँच पाता। मुझे यहाँ आसपास पड़ोसियों से बात करनी होगी। उनसे बात करके ही पता कर पाऊंगा क्या सच में यहाँ पर रात को चोर उचक्के आते हैं या जानवर घरों में तो नहीं घुसते। मैंने सुना था मैसाचुसेट्स में कभी कभी भालू घर के अंदर आ जाते हैं और लोगों को शिकार भी बना लेते हैं। मैं उससे काफ़ी ज़्यादा डरता था। सबसे पहले मैं वो गेट खोलकर एक पड़ोसी के पास गया। सामने वो बड़ा सा बंगलो था। कोई बहुत अमीर लग रहा था। काफ़ी देर तक बेल बजाने के बाद वो बूढ़ा आदमी बाहर आया
और मुझे देखकर हैरान सा हो गया। तुम पहचाने पहचाने से लगते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी देखा नहीं है। कौन हो तुम? मैंने कहा, जॉनी शॉ, मैं इस घर में रहने के लिए आया हुआ हूं। तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गया। अच्छा अच्छा, तो तुम शॉ फैमिली से हो, तभी तुम्हारी शक्ल तुम्हारे पिता से मिलती होगी। अरे वो तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और तुम यहाँ पर रहने आ गए। मुझे माफ करना, तुम्हारे चाचा जी की बात सुनकर काफी दुख लगा, लेकिन खुशी है तुम यहाँ पर रहने आ गए। आओ अंदर आओ। इसके बाद मैं उसके घर के अंदर गया। वो घर महल की तरह था और उसके अंदर सोफे पर बैठकर वो मेरे लिए चाय लेकर आया। चाय पीते पीते हम बात कर रहे थे और मैंने डरते डरते उनसे पूछा, मुझे मेरे घर में थोड़ा थोड़ा डर सा लगता है। कल रात किसी के चलने की आवाज आई थी। मुझे लगा जैसे कोई घर के अंदर घुस आया है, फिर भी मैं समझ नहीं पाया कि वो इंसान था या कोई जानवर। तो वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, ये घर ऐसा ही है, हमेशा से इसे भूतिया घर ही कहा जाता है। तुम्हारे पिता भी यहाँ पर पता नहीं कैसे रहा करते थे, तुम्हारे चाचा जी भी कभी यहाँ रहा करते थे, लेकिन फिर वो बड़े जादूगर बन गए, अलग अलग जगह पर घूमने लगे। मुझे पूरा यकीन है कि इस घर में भूत रहते हैं, लेकिन तुम तो शायद यहाँ पर ही रहोगे ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे कहीं और रहने के। उसने मेरे मन की बात छीन ली थी। मैंने कहा, हाँ मैं और कहीं नहीं रह सकता, रहना तो मुझे यहीं पड़ेगा, लेकिन मैं भूतों पर यकीन नहीं करता। चाचा जी कहा करते थे, ये बस एक ट्रिक होती है, हमारा दिमाग हमें बेवकूफ़ बनाता है। तो वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा था। हाँ हाँ, तुम्हारे चाचा जी बहुत कुछ कहा करते थे, मुझे भी बहुत बातें बताया करते थे और बेवकूफ़ बना जाया करते थे। इसके बाद हम दोनों हंसने लगे थे और उन्होंने मुझे कहा, रात को अगर ज़रूरत हुई मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे उस घर में नहीं आना चाहूँगा, तुम्हें ही यहाँ पर आना पड़ेगा। मैंने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद और पड़ोसियों से बात करने के लिए चला गया। हर कोई मेरा चेहरा देखकर जैसे पहचान रहा था और उसके बाद जैसे ही मैं कहता मैं शॉ फैमिली से हूँ, हर कोई खुश हो जाता। उस घर की हर किसी ने एक ही कहानी बताई थी, वो भूतिया है और ये भूत हमेशा से यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पूर्वज हमेशा से इस घर में रहते आए भूतों के साथ। कोई भी इस घर में जाना पसंद नहीं करता था, लेकिन तुम्हारा परिवार तो इस घर में ही रहा करता था। जब से तुम्हारे माता पिता कैलिफोर्निया गए थे, ये घर बंद पड़ गया। तुम्हारे चाचा उसके बाद कुछ समय यहाँ रहे, वो विदेशों में घूमने लगे। उसके बाद तुम्हारे माता पिता का सुनकर बुरा लगा। हर कोई वही कहानी और जैसे मुझे याद करवा रहा था। मैं अनाथ हूँ, अब मेरे चाचा जी भी मुझसे दूर हो चुके हैं। कुछ पड़ोसियों से मिलने के बाद मैं निराश सा अपने घर में वापस आ गया था। हर किसी से मैं वैसी ही सिंपैथी नहीं पा सकता था। दुख लगता है जब कोई अपनों के मरने की बात करता है। मैं अकेला इस सोफे पर बैठा ऐसा महसूस कर रहा था। इतने बड़े विशाल घर का एक अमीर आदमी हूं, लेकिन नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं अकेला था। आज पूरा दिन था मेरे पास इस घर में घूमने के लिए। इसके बाद मैं हर एक कमरे में जाने लगा, अलमारियों को खंगालने लगा। मुझे कई नए कपड़े मिले, बहुत सारा खाने का सामान मिला। कहीं से $10 मिल रहे थे तो कहीं से $100 भी मिले। इकट्ठा करते करते मुझे लगभग $10,000 मिल गए थे। यहाँ और भी कई कमरे हैं, हर कमरे में कुछ ना कुछ मिले जा रहा था। कुछ प्राचीन चीज़ें, कुछ बक्सों में ऐसी मशीनें थीं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। हमारे पूर्वजों ने क्या क्या संभाल रखा है मुझे नहीं पता था। ये बड़ा सा घर अभी तो मैं अंदर से भी पूरी तरह से नहीं देख पाया था। वो 5-5 कमरे जो नीचे और ऊपरी मंजिल पर मौजूद थे, उनके तालों को हाथ लगाकर मैं देख रहा था आखिर उन्हें खोला कैसे जा सकता है। उनकी चाबियां मेरे पास नहीं थीं। हो सकता है उनकी चाबियां यहाँ पर छिपाई गई हों, मुझे ढूंढनी होगी। लेकिन छिपाई क्यों गई होंगी? क्या यहाँ कुछ ऐसा रखा गया है जो मुझे नहीं बताया जाएगा? कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब मुझे इन कमरों से बाहर निकलकर बाहर वाले इलाके को देखना होगा। यहाँ एक बड़ा सा गार्डन बनाया गया था और 4 दीवारी इतनी दूर तक थी कि मैं भटक भी सकता हूँ। पूरी जगह हमारी थी। कभी कभी मन में विचार आता, बेचकर भी तो मैं अमीर हो सकता हूँ, लेकिन नहीं, पुश्तैनी घर है, बेच दूंगा तो क्या रहेगा। इसके साथ ही रहना होगा। मुझे शॉ फैमिली से जुड़ा हुआ महसूस तो होगा। अपने घर से बाहर निकलकर मैं उन पेड़ों की तरफ निकल पड़ा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मुझे महसूस होता गया मैं जंगल वाले इलाके में पहुंच गया हूं।
क्या ये पूरा जंगल हमारे घर के उस चार दीवारी के अंदर ही आता है? मैं सोचता जा रहा था और हैरान होता जा रहा था। काफी आगे तक चार दीवारी थी और सामने एक बड़ा सा गेट लगा हुआ था जो टूटा हुआ था। उससे बाहर निकलने का रास्ता था। तभी मुझे ख्याल आया, यहां से कोई जंगल के रास्ते से चार दीवारी के अंदर आ सकता है और यहां से घर के अंदर आने का भी कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मुझे इस गेट को अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। मैं उस लोहे के गेट को घसीट घसीट कर बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो काफी भारी था। वहां पेड़ इतने ज्यादा लगे हुए थे कि अंधेरे का एहसास हो रहा था, जबकि ये दोपहर का वक्त था। इस गेट के आगे भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। शायद ये जंगल का इलाका था। वहां से जानवरों की आवाजें आई जा रही थी और मैं जल्दी से उस बड़ी सी चेन को गेट से लपेट देना चाहता था ताकि बाहर से कोई अंदर घुस ना पाए। हो सकता है कोई जानवर इस रास्ते से अंदर आता हो। जल्दी से मैंने गेट को बंद तो कर दिया था और सामने से भागकर आते काले रंग के दो भेड़िए मुझे दिखे। मेरी टांगें कांपने लगी थी। उस गेट को मैंने पकड़ा हुआ था और वो भेड़िए मेरी तरफ इस तरह से भागे आ रहे थे जैसे छलांग लगाकर अभी मुझे नोच देंगे। बस ये गेट ही उनके बीच था। मेरे काफी करीब आकर वो मेरी तरफ गुर्राने लगे थे। काले रंग के भेड़िए ऐसे तो मैंने तस्वीरों में भी कभी नहीं देखे। उनकी आंखें जैसे थोड़ी पीली पीली सी थी। उनका शरीर बार बार हिल रहा था जैसे उनकी हड्डियां टूट रही हों, बार बार जुड़ रही हों। मेरी तरफ देखकर वो घूर रहे थे। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें गड़ा रखी थी, गुर्राए जा रहे थे। दोनों एक एक तरफ गए और गेट के दोनों तरफ से घूरने लगे और सामने मुझे वो जंगल नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी और चीज के इंतजार में दोनों तरफ हुए थे। कोई काली सी परछाई सामने से जैसे आगे की तरफ बढ़ी। वो दो सफेद चमकती हुई आंखें उस जंगल के अंधेरे में मेरी तरफ देख रही थीं। घने पेड़ों में यहां अंधेरा इस तरह से डरावना हुआ पड़ा था जैसे कोई शक्ति को खुद में समाये हुए हो। वो काले भेड़िए गुर्राना बंद हो गए थे और चूं चूं की आवाज करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से डर रहे थे। वो काली परछाई किसी इंसान की भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है वो कोई जानवर हो, भालू भी तो हो सकता है। उसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन जैसे ही वो गेट के काफी करीब आया, उस अंधेरे में वो 8 फुट की परछाई मुझे बहुत डरावनी लगी। कोई इंसान जैसे काले रंग का चोला पहने हुए हो। उस टोपी के अंदर काला रंग दिख रहा था, चमकती हुई 2 आंखें। मैं चेहरा देख नहीं पाया। उसकी सांसों की आवाज मेरे करीब से आ रही थी और मैंने गेट को बड़े जोर से पकड़ा हुआ था। अगर मैं इस गेट को छोड़ दूंगा तो ये अपने आप खुल जाएगा और शायद मुझे भागने का समय तक नहीं मिलेगा। धीरे धीरे उस चेन को मैं गेट से लपेटे जा रहा था और ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे मैं तो डरकर बस खड़ा हूं। धीरे धीरे चेन को मैं उस गेट से लपेट रहा था, बचने का पूरा इंतजाम कर रहा था। कुछ समय तो मिलेगा। अगर ये मेरे पीछे भागे तो मैं भागकर घर में छिप जाऊंगा। मेरे पास भले ही फोन नहीं है, लेकिन चिल्लाऊंगा, कोई मदद के लिए आएगा तो सही। लेकिन ये है क्या चीज? काला चोला पहने वो बड़ी सी परछाई कुछ कदम चलकर मेरे करीब आई। वो सफेद आंखों से जैसे ज्वाला सी दिखने लगी थी। वो रोशनी छोड़ रही थी, इसलिए उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। बार बार मुझे अपनी आंखें मलनी पड़ती। ऐसा लगने लगा था आंखें चुंधिया जाती। कुछ पलों के लिए आंखें मैं बंद करता, जैसे ही आंखें खोलता वो एक कदम आगे बढ़ चुका होता। आंखें बंद होते ही एक कदम आगे, पलक झपकते ही एक कदम आगे। वो मेरे काफी करीब आ गया था। मैं थर थर कांप रहा था। वो एक झटके में इस गेट को जैसे तोड़ सकता था, उसकी शक्ति मैं महसूस कर रहा था। वो जैसे ही आगे बढ़ता, धरती थोड़ी थोड़ी हिलती। वो दोनों भेड़िए इस तरह से उससे डरे हुए थे जैसे वो कोई अजीब सी शक्ति हो। पास से सांस की आवाजें लेते हुए उसने मुझसे कहा था, जॉनी शॉ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने आंखें झपकाना ही बंद कर दिया था। वो भारी सी आवाज ने मेरे अंदर डर पैदा कर दिया था। मेरी रूह तक कांप चुकी थी। उस आवाज ने जैसे मुझे हिलने पर मजबूर कर दिया था। मेरे 2 कदम पीछे हट गए, लेकिन मैं उस गेट को छोड़ नहीं सकता था।
मैंने चेन को तो लपेट दिया था, लेकिन उसे खोला जा सकता था। क्या मुझे भागना चाहिए? मैं बस ये सोचे जा रहा था और तभी उसने अपने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। वो भेड़िए भी धीरे धीरे अंधेरे में वापस जा रहे थे। काफी दूर तक वो परछाई गई और उसके बाद उसने भारी आवाज में कहा, हम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। बस यही कहा था और वो सफेद आंखें एकदम से अंधेरे में गायब सी हो गई। यहां मैं डरा हुआ अब बस भागना चाहता था। उनकी आवाज आना बंद हुई, वो अंधेरे में गए और मैं पीछे की तरफ भागता गया। मैं बिना पीछे मुड़े सीधा आगे की तरफ घर के अंदर जाना चाहता था। उन पेड़ों के बीच से निकलते ही मैं बाहर रोशनी में पहुंच गया। तब जाकर मेरी जान में जान आई। अब भी मैं इधर उधर झांक रहा था, कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं आ रहे, लेकिन नहीं, वो बस उस चार दीवारी के बाहर ही थे। उसके बाद मैं घर की तरफ निकल पड़ा। घर के काफी करीब पहुंचकर मैं उन पेड़ों को देखे जा रहा था। क्या कोई आ तो नहीं रहा? 15 मिनट तक मैं वहां खड़ा रहा, लेकिन वहां से कोई नहीं आया था। मैं अब उस घर के दूसरी तरफ का इलाका देखने के लिए जा रहा था। मन में डर जरूर था, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट में मुझे अपना घर देखना तो होगा। यहाँ पर मैं अब अपनी जिंदगी बिताने वाला हूँ। यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। भले ही कोई कितने भी प्रेत मेरे पीछे पड़ जाएं, मेरे पास कोई घर नहीं है। इसके बाहर तो मैं सड़क पर ही रहूँगा, तो मुझे रहना तो यहीं होगा। मुझे इनसे लड़कर रहना होगा, लेकिन यहीं रहना होगा। इसके बाद मैं घर के दूसरी तरफ निकल पड़ा था। वो सपाट सा मैदान था, वहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। एक तरफ छोटा सा तालाब बना हुआ था। वो गंदे काले रंग के पानी का तालाब था, जिसकी एक तरफ एक हरे रंग का पेड़ लगा हुआ था। उसके तने भी हरे थे, लेकिन वो काफी मोटे तने थे। ज्यादातर पेड़ों के भूरे रंग के तने होते हैं और नीचे से भी पेड़ भूरा होता है। जो पत्ते वो हरे होते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा पेड़ हरे रंग का था। बार बार हल्की सी हवा में ये इतनी तेजी से हिलता जैसे ये जिंदा हो। बार बार इसके हिलने की रफ्तार बदल रही थी और मैं घबराया हुआ उससे थोड़ा दूर निकल गया। यहाँ है क्या? ये पूरा घर बहुत अजीब सा है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसके आगे का इलाका देख रहा था। वहां पर कुछ टूटी फूटी गाड़ियां पड़ी थी, जंग खाई हुई पुराने जमाने की गाड़ियां। मैं उन गाड़ियों के पास पहुंच गया, हाथ लगाकर देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि हमारे पूर्वजों के पास कभी गाड़ियां थीं। हम तो गरीब थे ना। अगर गरीब थे तो इतना बड़ा घर भी नहीं बना सकते। मन में ख्याल तो कई थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये पुरानी गाड़ियां जरूर थी, जो लगभग 50 से ज्यादा साल पुरानी लग रही थी, जंग खाई हुई थी। लेकिन कुछ गाड़ियों के डिजाइन ऐसे थे जो आधुनिक अभी अभी लॉन्च हुए हैं। मेरी समझ से ये सब बाहर था, लेकिन अब मुझे उससे आगे भी देखने जाना था। यहाँ पर भी चार दीवारी कितनी आगे तक है मुझे नहीं पता था, बस मैं चले जा रहा था। जैसे ही मैं एक तरफ पहुंचा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सच में पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकी। वहां पर एक खड्डा सा बन गया था। बड़ी मुश्किल से उस खड्डे से एक तरफ गिर पाया था मैं, उसके अंदर नहीं गिरा था। ये एक जमीन के अंदर जाती गुफा सी बनी हुई थी और यहाँ हमारी जमीन के अंदर ही ऐसा बड़ा सा खड्डा है जिसे भरवाया तक नहीं गया। यहाँ अजीब से अजीब चीजें हैं और इसे भी मैं समझ नहीं पाया। अंदर अंधेरा था, मेरे पास कोई टॉर्च नहीं थी। ऊपर से आ रही वो सूरज की रोशनी भी उस अंधेरे को जैसे मिटा नहीं रही थी। वहाँ कई मोड़ बने हुए थे। उसके बाद अंदर जाने का मन तो कर रहा था। कुछ मिट्टी की बनी हुई सीढ़ियाँ दिख तो रही थी, लेकिन नहीं, कोई जानवर हुआ तो जिंदा नहीं बचूंगा, यहाँ से बाहर नहीं आ पाऊंगा। उसके बाद मैं आगे का इलाका देखने के लिए चल पड़ा। काफी आगे तक पहुंचकर वहां चार दीवारी थी ही नहीं, आगे एक नदी थी। ऐसा लग रहा था वो नदी हमारे इस इलाके के अंदर आती होगी। बड़ी सी नदी, जिसे देखकर मैं थोड़ा सा घबरा गया। ये तो हमारा इलाका नहीं हो सकता। शायद इस तरफ चार दीवारी बनाई ही नहीं गई। शायद ये नदी की हद ही वो चार दीवारी है। इस तरफ से कोई अंदर नहीं आ सकता। नदी के रास्ते कौन पागल है जो अंदर आना चाहेगा और इस बहाव में बहना चाहेगा। लेकिन उस नदी के अंदर जाती सीढ़ियां भी दिखी थी। नदी में सीढ़ियां, आखिर ऐसी जगह कौन सीढ़ियां बनाता है? नदी के अंदर क्या कुछ रखा गया होगा? लेकिन मैं तो उसे देख नहीं पाऊंगा। मैंने ज्यादा सोचा नहीं और मैं घर की तरफ आ गया।
अभी और भी बहुत बड़ा इलाका है जो इस घर की चार दीवारी के अंदर आता है। उसे मैं देखने का मन बना रहा था, लेकिन पूरा दिन लगा देता मैं वो देख ना पाता। मैं दोबारा घर के अंदर आना चाहता था, दोबारा अपनी उस यादों को ताज़ा करना चाहता था। मेरे चाचा जी ने बताया था जब मैं काफ़ी छोटा था यहाँ पर रहता था, खेला करता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही मम्मी पापा वहाँ कैलिफोर्निया गए, मेरी यादें भी जैसे दिमाग से गायब हो गईं। बहुत कम यादें थी दिमाग में, जैसे वो मिटा दी गई थी। घर के अंदर उसी बेडरूम में बैठा बार बार मैं डरे जा रहा था। बाहर से चिड़ियों की आवाज़, वो भी मुझे डरा देती। हर आवाज़ से जैसे मैं डरता। दिन के वक्त ये हालत थी और रात के वक्त क्या होगा मैं सोचे जा रहा था। अब मुझे अपने कमरे का थोड़ा सा सामान टिकाना था। यहाँ पर मौजूद तो सब कुछ था। मैं ज़्यादातर खाने का सामान अपने कमरे में ही रखना चाहता था ताकि रात को कमरे से बाहर ना निकलना पड़े। खाने पीने का सारा सामान मैं अपने उस बेडरूम में रख चुका था। पढ़ने के लिए कुछ किताबें जो लाइब्रेरी में पड़ी थी वो भी मैं ले आया था। इसी के साथ मैं कई छोटे छोटे यंत्र भी लेकर आया था और समझने की कोशिश कर रहा था आखिर ये हैं क्या। पूरी रात मैं बड़ी आसानी से इन्हें देखते हुए, इन्हें समझते हुए निकाल सकता था। बाहर से भले ही वो आवाज़ें आती रहें, शायद वो उस जंगल से आने वाले उसी जीव की आवाज़ें होंगी। इसके बाद रात के समय तक मैं खाना वाना खाकर वहाँ बेड पर लेट चुका था। धीरे धीरे दूसरे कमरे से वो आवाज़ आना शुरू हुई। चलने की वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे कमरे के करीब आ रही थी। कल तो वो आवाज़ काफ़ी कम थी, आज काफ़ी ज़्यादा थी और चलने की आवाज़ मेरे उस कमरे के दरवाजे के सामने आकर बंद हो गई। नीचे से परछाई अंदर की तरफ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे के सामने खड़ा है, बस वो घूरे जा रहा है। मेरे उस कमरे के दरवाजे में छोटा सा होल था जिसके सहारे मैं बाहर देख सकता था। धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों में मैं अपने दरवाजे के पास गया। मैं अपनी परछाई नहीं बनाना चाहता था, इसलिए एक कोने में खड़ा हुआ मैं उस छेद के सहारे बाहर देखना चाहता था। जैसे ही मेरी आंख उस छेद में पहुंची, बाहर मुझे लाल रंग नजर आया। ऐसा लग रहा था बाहर लाल रंग की रोशनी जला दी गई हो, लेकिन दरवाजे के नीचे से तो कोई लाल रंग की रोशनी दिख नहीं रही थी। आखिर ये क्या चीज़ है? काफ़ी देर तक मैं उस लाल रोशनी को देखता रहा, डरता रहा। कुछ समय बाद मैं पीछे हट गया। फिर से चलने की आवाज़ आने लगी और अब ये आवाज़ दरवाजे से थोड़ी सी दूर जा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज़ फिर से रुक गई। मैं फिर से उस छेद के सहारे बाहर देखने लगा। ये कोई सफ़ेद रंग का चोला पहने इंसान ही था और ये पारदर्शी सा चोला था जिसके आर पार शरीर नज़र नहीं आ रहा था, पार की दीवार नज़र आ रही थी। साफ साफ दिख रहा था ये कोई प्रेत आत्मा है सफ़ेद रंग की। लेकिन वो लाल रंग, वो क्या था? वो मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। अचानक ही जब मैं उस छेद से देख रहा था, वो सफ़ेद साया पीछे की तरफ मुड़ा। उसकी लाल रंग की आंखें दिखी मुझे। अचानक मैं सन्न घबराया हुआ भागता हुआ बेड के नीचे छिप गया। वो लाल रंग जो मुझे छेद से दिख रहा था, वो उसकी आंख थी। वो अंदर की तरफ झांक रहा था उस समय। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया। मेरी रूह कांप चुकी थी। वो जानता था मैं इस कमरे के अंदर हूँ। बार बार अब वो दरवाजे के पास आता, दरवाजे को खटखटाता, फिर से पीछे चला जाता। फिर से दरवाजे के पास आता, दरवाज़ा खटखटाता, पीछे चला जाता। 5 बार लगभग ऐसा ही हुआ और मैं बेड के नीचे छिपा थर थर कांप रहा था। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। 6ठी बार फिर से चलने की आवाज़ आई और इस बार दरवाज़ा खटखटाया नहीं गया। वो उस दरवाजे के पार निकल आया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रेत दरवाजे को चीरता हुआ आगे निकल आया हो। वो सफ़ेद साया सामने था बेड के। मैं नीचे बेड की छिपा ये आस लगाए बैठा था वो मुझे देख ना पाए। उसे लगे मैं भाग गया हूँ। उस खिड़की को खोल कर ही भाग गया हूँ जो थोड़ी सी खुली हुई थी, उससे हवा आ रही थी। लेकिन मैं कांपता हुआ कुछ कर नहीं सकता था। वो साया धीरे धीरे चलता हुआ उस खिड़की के पास गया। मेरे मन को लगा, उसे लगा होगा मैं भाग गया हूँ, वो बाहर जाकर देखेगा। लेकिन वो फिर से पीछे मुड़ा, बेड के बिल्कुल बीच की साइड में आ गया। अचानक झुका और मुझे देखने लगा। वो लाल आंखें मेरे सामने थी, मुझे घूर रही थी। उसके बाद
वो अपनी एक उंगली मेरी तरफ बढ़ाने लगा। वो धीरे धीरे वो अजीब सी उंगली को लंबी करते हुए मेरी तरफ बढ़ा रहा था। वो अजीब सा जीव मेरे साथ कुछ करना चाहता था, लेकिन मैं डरता हुआ बेड के पीछे से निकला, घूमता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल आया। वो अब भी उसी कमरे में था और धीरे धीरे चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। वो धीरे धीरे मेरे करीब फिर से आना चाहता था। मैं दूसरे कमरे में भी छिप नहीं सकता था। मुझे इस घर से बाहर ही भागना होगा, लेकिन जाऊंगा कहाँ? इतना बड़ा इलाका है। बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैंने वो बड़ा दरवाज़ा खोला, बाद में उसे बाहर से बंद कर दिया। उन कुंडियों में मैंने बड़ा सा फट्टा फंसा दिया था ताकि वो बाहर ना निकल पाए। मैं अब गेट की तरफ भाग रहा था, लेकिन वहाँ से जाता भी तो कहाँ पर। मैं एक पेड़ के नीचे सहम कर बैठ गया। यहाँ से वो घर दिख रहा था। ऊपर नीचे कई जगह लाइट जल रही थी और धीरे धीरे एक एक करके वो लाइट बंद होने लगी। हर एक कमरे की लाइट धीरे धीरे बंद की जा रही थी। वो सफ़ेद साया बार बार खिड़कियों पर नजर आता। वो एक एक करता हुआ उन लाइट्स को बंद कर रहा था। वो धीरे धीरे हर कमरे में अंधेरा कर रहा था और अंत में उसने हर लाइट को बंद कर दिया। सिर्फ एक ही कमरे की लाइट जल रही थी, मेरे बेडरूम की। उसमें वो साया साफ साफ खिड़की पर दिख रहा था। वो मेरे ही कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैं उस घर में नहीं जाने वाला। यहाँ काफ़ी ठंड हो गई थी और पूरी रात मैंने कांपते कांपते गुजारी। जैसे ही उजाला हुआ, उस कमरे की लाइट भी बंद हो गई अपने आप। मैं सहमा हुआ उस घर के अंदर नहीं जा सकता था। जाता भी तो कहाँ? मैं उस गेट को खोलकर बाहर पड़ोसी के पास गया। मैंने उसे बताया घर में भूत है, मैं क्या करूं? उसने कहा इस घर में हमेशा से भूत हैं, तुम्हें एक ही दिखा है, इंतजार करो अभी। मैं डरा हुआ था, क्या करता? वो ज़्यादा मदद नहीं करना चाहता था। वो बस यही कहता ये भूतिया घर है, इसे छोड़ दो। मैं कहता मैं छोड़ नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, कहीं नहीं जा सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैंने उससे कहा क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? उसने मना कर दिया। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर शायद वो अपने घर में मुझे रखना नहीं चाहता था। तो मैं क्या करता? अब मुझे वापस अपने घर में ही तो जाना होगा। डरा सहमा मैं दोबारा अपने घर में गया, अपने उस बेडरूम में गया, अपने कपड़े बदले। मेरी आंखें झुकी हुई थी। ऐसा लग रहा था वो प्रेत अब भी यहीं होगा, लेकिन मैं शर्मिंदा उसके सामने था। वो मुझे मार भी सकता है कहीं से निकल कर, लेकिन वो आया नहीं। शायद दिन की रोशनी में प्रेत हमला नहीं करते, इसीलिए मैं कपड़े बदल कर ढूंढने लगा इसका इलाज। कहाँ जाना होगा? पास की चर्च में जाता हूँ, पादरी को बताता हूँ, वो कोई मदद तो करेंगे ज़रूर। मैं चर्च में पहुँच गया था। वहाँ फादर पीटर मिले मुझे। मैं उन्हें साफ साफ बता रहा था मैं उस घर में रहता हूँ। मैंने सुना है वहाँ पर प्रेत रहते हैं। क्या प्रेतों को भगाया नहीं जा सकता? मैं चाहता हूँ उनसे छुटकारा पाया जा सके। वो क्या था? सफ़ेद रंग का साया। मुझसे फादर पूछते रहे कि क्या क्या है उसकी जानकारी, तुम्हें उसके साथ कैसा एहसास हुआ। मैंने बताया जब वो करीब आता था शरीर ठंडा ठंडा फिरने लगता था, आंखें लाल रंग की थीं, बिल्कुल लाल चमकती हुई। ये बात सुनकर फादर पीटर थोड़ा डर गए। साधारण प्रेत नहीं हो सकता, ऐसे तो पिशाच होते हैं, पिशाचों की आंखें इतनी लाल होती हैं, लेकिन पारदर्शी पिशाच कभी नहीं सुना। ये क्या है? उस घर के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। यहाँ पर पहले भी कई और पादरी रह चुके हैं, मुझे उस घर की कहानियाँ सुना चुके हैं। 50 साल पुरानी कहानियाँ भी मैंने सुनी हैं, लेकिन मैं कभी उस घर में नहीं गया। अगर उस घर में प्रेत हैं तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, छुटकारा दिलाना चाहूँगा। पादरी पीटर ने कह दिया था कि वो रात के 9 बजे उस घर में आएंगे अपने एक साथी को लेकर और उस पिशाच का निपटारा कर देंगे। मैंने भी उन्हें उस जंगल में दिखा काला साया, उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। एक एक करके बताऊंगा ना। जैसे जैसे एक एक पिशाच प्रेत का निपटारा होता जाएगा, मैं धीरे धीरे उन्हें इस घर से भगाता जाऊंगा। रात के 9 बजे का इंतज़ार बहुत लंबा था। अंधेरा तो 7 बजे घिर जाता है और डर के मारे मेरी हालत पतली हो चुकी थी। 9 बजे वो यहाँ पहुँचे, उससे पहले ही वो आवाज़ें घर के अंदर से आ रही थीं। जैसे ही मैंने फादर पीटर को देखा, वो गेट खोलकर मैं उन्हें घर के अंदर ले जाने के लिए आगे बढ़ रहा था। उन्होंने हाथ देकर कह दिया, नहीं नहीं, इस घर में अगर कोई नहीं रह रहा, वो सामने लाइट कौन बंद किए जा रहा है?
तो मैंने बताया वही, आप उसे पिशाच कह रहे हैं, वो देखो सामने वो काले रंग की परछाई देखी आपने? तभी फादर पीटर ने कहा, हाँ वो दिखी, और कांच के सामने से वो सच में सफेद पिशाच ही है। मैंने चमकती हुई वो थोड़ी सी आंखें देखी हैं। हमें इसका निपटारा जल्दी करना होगा, हमें अंदर एक्सोसिज्म करना होगा, इसे यहां से भगाना होगा। इसके बाद हम तीनों घर के अंदर थे। सबसे ज्यादा डरा हुआ मैं था। फादर और उसके साथी बिल्कुल नहीं डर रहे थे। वो तो कहे जा रहे थे, ऐसे प्रेतों को बहुत बार देखा है, बहुत बार उनका निपटारा किया है, कई घरों से कई इकट्ठे प्रेतों को भगाया है, ये अकेला क्या करेगा। हम तीनों मेरे बेडरूम में थे। हम तीनों बेड पर बैठे हुए थे। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था और मैंने कहा था, धीरे धीरे चलता हुआ यहाँ आएगा। फादर पीटर ने भी वहाँ पर बाइबल बिछा दी थी। अपने साथ कई छोटे छोटे यंत्र लेकर आए थे। एक पानी की बड़ी सी बोतल लेकर आए थे जिस पर अजीब अजीब से निशान बने हुए थे। एक काले रंग का कपड़ा लेकर आए थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इसी के साथ कुछ खाली पन्ने भी थे। हाथ में कलम पकड़ी हुई थी। उस कलम को एक तरफ रख दिया था और कहा था, वो पिशाच कुछ लिखना चाहेगा, यहाँ उससे बात करेंगे। धीरे धीरे वो आवाज आने लगी थी। सीढ़ियों से उतरकर नीचे की तरफ आ रहा था। वो आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, वो पास आएगा, मुझे बचा लेना, मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैं फादर पीटर के पीछे छिप गया था। फादर पीटर का साथी बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वो तो फादर पीटर से भी आगे खड़ा हुआ था। धीरे धीरे वो आवाज उस दरवाजे के करीब आई। उस दरवाजे को खटखटाने लगी। मैंने कहा, 5 बार खटखटाया था, फिर ये अंदर आ गया था। इस बार सिर्फ एक बार खटखटाया, दूसरी बार उस दरवाजे को चीरता हुआ अंदर। वो लाल रंग की आंखें कुछ ऐसी थी जैसे उसमें मदहोशी हो। खुद ब खुद डर लगने लगता है। मैंने फादर की कांपती हुई टांगें भी देखी थी। उनके कदम पीछे की तरफ हटते हुए भी देखे थे। वो बार बार कुछ बोले जा रहे थे। वो उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे पिशाच को काबू किया जा सके, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसके बाद फादर ने एक छोटी सी पोटली से चावल निकाले और वहां बिखेरने शुरू कर दिए। उसके बाद वो और कुछ करे जा रहे थे। बार बार मोमबत्तियां जलाए जा रहे थे। उसके बाद भी वो पिशाच जैसे हिल तक नहीं रहा था। उन मंत्रों का कोई असर उस पिशाच पर नहीं हो रहा था। इसके बाद अचानक उड़ता हुआ पिशाच जैसे पीछे दीवार से टकराया। फादर पीटर के साथ आया वो साथी जैसे हाथ उठाकर उसे कंट्रोल कर रहा था। वो मंत्रों से उसे पीछे पटक चुका था, दीवार से चिपका चुका था। मुझे लगने लगा था इन्होंने पिशाच के अंत की तैयारी कर ली है। वो पिशाच थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। इसके बाद फादर पीटर भी बार बार कुछ बोले जा रहे थे। वो उसे तड़पाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक कमरे में जैसे धुआं सा घिरने लगा था। उस पिशाच के अंदर से सफ़ेद रंग के और पिशाच निकलने शुरू हो गए थे। उनकी संख्या बढ़ने लगी थी और चारों तरफ उन्हें काबू नहीं किया जा सकता था। दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो चुका था। फादर पीटर के साथ आया वो साथी दरवाज़ा खोलना चाहता था, वो खोल नहीं पा रहा था। उन पिशाचों की संख्या 10 हो गई थी। हर कोने में वो खड़े हो गए थे और लाल आंखें जैसे घूर रही थीं। उनकी शक्तियां बढ़ने लगी थी और फादर पीटर को जैसे बोलने नहीं दिया जा रहा था। वो कुछ गुनगुनाए जा रहे थे जो शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। उनकी आवाज़ बढ़ रही थी। अचानक एक झटके से फादर पीटर का मुंह बंद हो गया। मुंह के ऊपर मांस आ चुका था, जैसे कभी उनका मुंह हो ही ना। वो बोल नहीं पा रहे थे। अपने मुंह पर उंगलियां फेर कर देख रहे थे बंद मुंह को। उनका साथी भी वैसा ही, मुंह बंद हो चुके थे। अचानक उनकी कलाइयां ऊपर की तरफ उठी जैसे उन्हें खींचकर ऊपर ले जाया जा रहा था। वो हवा में उड़ रहे थे और एक झटके में उनके शरीर पर खरोंचों के निशान, आधे कपड़े उनके फट चुके थे। अचानक उन्हें छोड़ा गया। वो नीचे गिरे। उनका मुंह खुल चुका था। वहां कोई आवाज नहीं। वो पिशाच उस कलम के करीब आया। उसने कलम को छुआ और उस कलम को आग लग गई। वो उसी उंगली को उस कागज के पास लेकर गया और उसने जैसे ही उस कागज को छुआ, उस पर खुद ब खुद अक्षर उभरने लगे। वहां शब्द बनने लगे। उसमें लिखा हुआ था, चले जाओ यहां से, तुम दोनों चले जाओ यहां से। फादर पीटर मेरी तरफ देखकर कहने लगे थे, बच्चे मुझे
माफ करना, ये पिशाच हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें इसकी बात माननी ही होगी। इसके बाद फादर पीटर और उनके साथी उन फटे हुए कपड़ों में शरीर से खून निकल रहा था लथपथ हुए वो उस घर से बाहर भाग चुके थे। उनकी निराश आंखें मुझे बयां कर गई थी वो कुछ नहीं कर सकते, और मैं उन पिशाचों से घिरा हुआ उस कमरे में थर थर कांप रहा था। मुझे लग रहा था मेरी मौत इस घर में आने वाली है। इन पिशाचों को फादर पीटर भी संभाल नहीं पाए। मैं क्या कर सकता हूँ? शायद ये मेरी नियति है। वो पिशाच धीरे धीरे मेरे करीब आया। बाकी पिशाच दीवार में समा चुके थे, जैसे वहां से गायब हो गए हों। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो लाल आंखें डरा रही थीं, लेकिन मेरी आंखें बंद नहीं हो पा रही थीं। मेरे अंदर जैसे अजीब सी झिझक थी। ऐसा लग रहा था मौत को करीब से देख रहा हूं। तभी उसने दोबारा उस कागज को छुआ। मैं इस घर का रक्षक हूं, ये शब्द उभरे थे। उसके बाद मैं घबरा कर बोला, मैं यहां से चला जाऊं? क्या मैं इसे छोड़ दूं? मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसने फिर से उस कागज को छुआ और कहा, मैं इस घर का रक्षक हूं, मैं शॉ फैमिली का रक्षक हूं। मैंने डरते डरते सवाल किया, तो क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? जवाब आया, नहीं, मैं तो यहां तुम्हारी रक्षा के लिए हूं। उसने अपनी वो उंगली मेरे करीब बढ़ाना शुरू कर दी। वो लंबी होती हुई उंगली मुझे डरा रही थी। वो उंगली जैसे ही मेरे माथे को छुई, शरीर से डर बिल्कुल गायब। मैं सीधा खड़ा था, जैसे हिम्मत अपने आप अंदर भर गई हो। डर उड़नछू हो चुका था। मैं उसका सामना कर पा रहा था। वो जवाब दे चुका था, वो मेरी रक्षा के लिए है। मैं नीचे पड़ी वो पुश्तैनी किताब को खुद ही उठा पाया था और मैंने कहा, तो बताओ, मुझे पूरे राज बताओ, मैं जानना चाहता हूं। उसने उस लंबी उंगली से उस किताब को खोला और जैसे ही उसने पहले पन्ने को छुआ, उस पर अक्षर उभरने लगे थे, शब्द बनने लगे थे, और इस किताब का इंट्रोडक्शन पहले पेज पर था। ये शॉ फैमिली का घर है। इसे जादुई घर कहा गया है। इसमें हर राज हैं जो इस किताब के हर पन्ने में है, इस घर के हर कमरे में है। इस पूरे 4 दीवारी के हर इलाके में अलग अलग राज हैं। मुझे इन राज को जानना था और पिशाच मेरी मदद के लिए ही था। मैं उससे जो कहता वो करता। मैंने उससे बात करने के लिए कहा तो वो मेरे कान के करीब आकर हल्की हल्की आवाज में बात करने लगा। बातों बातों में उसने हर राज बताना शुरू कर दिया था। वो घर का रक्षक है, शॉ फैमिली का रक्षक, यानी मेरा भी रक्षक। उसके यहाँ होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो इस घर की देख रेख करता है। जब तक वो यहाँ मौजूद है, इस घर को और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और उसके छूने से ही उस किताब के पन्नों पर वो शब्द उभर रहे थे जो इस घर के राज खुद में समाये हुए थे। एक एक करके वो राज खुलेगा। मेरी आंखों के सामने वो इतिहास आएगा। इंतज़ार करिएगा, अगला एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाला है। बहुत बड़े राज सामने आने वाले हैं। कुछ इस दुनिया के राज, कुछ इस घर से जुड़े राज, और कुछ शॉ फैमिली के रहस्य। तो इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरती रहें।